पहुंच गया वो धारा, और फिर वो संस्कृति केवल सिंधु संस्कृति ही नहीं बल्कि सिंधु सरस्वती संस्कृति के रूप में भी जाना जाने लगा। यह भी पुरातत्व का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो इस प्रकार से इतिहास को जानने में, जैसा कि सर ने पूरा थ्रस्ट इसी पर दिया, कोई विरोध नहीं है। इतिहास के कई अंग हैं जिसमें इतिहास, संस्कृति, फिर एपिग्राफी, इंस्क्रिप्शंस कितनी जानकारी देती है हमें। और इंस्क्रिप्शन तो छोड़ो, थोड़ा बड़ा भी होता है, कभी तांबे के पट्टी पर लिखा होता है, तो कभी शिलापट पर लिखा रहता है, या कभी पिलर पर लिखा रहता है, लेकिन पॉइंट्स तो बिल्कुल छोटा होता है। वो तो गागर में सागर भर देता है। दोनों तरफ उल्टा करके देखो, कई चीजें वह समझ में आ जाती है उसको देखने के बाद, और पॉइंट्स तो बिल्कुल छोटा होता है। कभी कभी तो उस छोटा में भी बीच में छेद भी होता है। तो ये सारी चीजें पुरातत्व से ही निकलती हैं और वो हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है, इतिहास को मजबूत करता है, और हमें हमारे अतीत, हमारे पूर्वज, उसको जानने में सहायक होता है। तो पुरातत्व का जो योगदान है उससे हम कभी पीछे नहीं मुड़ सकते। अब मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। आज से लगभग 30 साल पहले, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तो वहीं पर एक कोई विद्वान से हमें जानकारी मिली कि आपके एरिया में भी बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं, आपको मालूम है? तो मैंने कहा मुझे कोई पता नहीं है, मैंने देखा भी नहीं कहीं। तो नहीं, आप अगर आप कोशिश करें तो आपको मिल सकती है। ये है 90 की बात है। फिर एक बार जब हम घर गए, तो घर में जा करके एक स्कूटर लेकर के और एक हमारे चचेरे भाई, उनको पीछे में बिठा करके और खोजना शुरू किया। उस समय में मैं इतिहास का विद्यार्थी जरूर था, लेकिन इसकी समझ हमें उतरी नहीं थी। और फिर मैं जहां जहां कोई मंदिर था, पहले तो वहीं पर गया कि क्या पता वहां मूर्तियों में भी कुछ, वहां बताया गया कि कई जगह मूर्ति जो है उसको हिंदू देवी देवता के रूप में पूजा करते हैं, लेकिन वो बौद्ध देवी देवता है। चलो, देवी देवता कोई भी हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, कोई फर्क नहीं, लेकिन है क्या, थोड़ा सा देखें। तो हम लगभग 25 से ज्यादा जगह पर, सहरसा, मधेपुरा और 4 डिस्ट्रिक्ट में मैं घूम पाया 4 दिन में, और उसमें लगभग 25 जगह पर मुझे बुद्ध की मूर्तियां, कुछ तो संपूर्ण और कुछ खंडित, ज्यादातर खंडित मूर्तियां इस तरह से खंडित थी, और बड़ी बड़ी मूर्तियां के जो नीचे के फलक पर वो ये धम्मा हेतु प्रभा वाला जो इंस्क्रिप्शन है वो पाया गया। और वो सारी मूर्तियां, उनमें से 2-3 मूर्तियां एबेंडन रूप में पाई गई, किसी जंगल में पड़ी हुई। ज्यादातर मूर्तियां मंदिरों में स्थापित हैं, कहीं पर भैरव बाबा के रूप में, तो कहीं तेलिया बाबा के रूप में, कहीं अन्य स्थानीय देवी देवताओं के रूप में वो पूजित हैं। उसमें बड़े प्रेम से सरसों तेल लगाया जाता है, कहीं पर सिंदूर भी लगाया जाता है। तो ये हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, लगभग यहाँ से काफी दूर है, नेपाल के बगल में। और जब यहाँ पर हम प्रतिदिन अपने छात्रों के मुंह से सुनते हैं कि मेरे घर में एक नाली बनाया जा रहा था, तो इतनी बड़ी मूर्तियां मिली, और फिर उस मूर्तियों को, अब यहाँ मूर्तियों के संरक्षण का भी समस्या आती है। पुरातत्व में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मूर्तियां जब मिलती हैं तो गांव वाले
या तो अपने पास रखना चाहते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बताते हैं कि नहीं, आप म्यूजियम में जा करके रखिए, वहाँ ज़्यादा सुरक्षित होगा। कभी कभी टसल चलता है, कभी कभी उसका कोई निदान नहीं होता। और कुछ दिन पहले हमने शंकर शर्मा से सुना कि कई जगह तो शंकर शर्मा जी के मुंह से हमने सुना कि यहाँ दियारा क्षेत्र में, गंगा क्षेत्र में कई जगह जो चट्टान पर जो रॉक आर्ट है, रॉक इंस्क्रिप्शन है, उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ जो बालू माफिया है वो इस तरह से है कि सरकार उसके सामने में सरेंडर कर चुकी है। सरेंडर कर चुकी है इस रूप में कि वो सभी लोग उसमें लिप्त हैं, उसका संरक्षण नहीं हो पा रहा है। वो या तो वो खोद करके तोड़ करके कहीं ले जाया जा रहा है, जैसा भी होता है। मूर्तियों की भी ऐसी बात है, लेकिन अब इसमें कोई शक नहीं है कि काफी जागरूकता बढ़ी है। मूर्तियों के संरक्षण के लिए सब लोग कोशिश करते हैं, और सबसे सुरक्षित है कि उसको सरकार को या किसी संग्रहालय को, जो सरकारी संग्रहालय है उसमें सौंप दें, वहाँ पर उनकी देखभाल होगी, सुरक्षा होगी। तो ये एक संक्षिप्त व्याख्यान आज हम लोगों ने सुना पुरातत्व के बारे में। हम डॉक्टर डी.एन. सिन्हा जी का बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने वक्त निकाला और बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और आकर के आज आपने व्याख्यान दिया। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। रिस्पेक्टेड डी.एन. सिन्हा सर, राणा पुरुषोत्तम सर जो अभी बाहर चले गए, अभी प्रदीप कुमार दास सर, बुद्धदेव भट्टाचार्य सर, डॉक्टर नीलेंद्र तिवारी सर, सरेंद्र सर और सभी भीष्म जी, और यहाँ पे बैठे सभी छात्र, रिसर्च स्कॉलर्स, आप सभी को स्वागत है। और जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले कुछ घंटों से पुरातत्व के विषय में, पुरातत्व क्या है, उसकी क्या विशेषता है, in short, how archaeology help us to reconstruct our human past or life. So, sir has defined or discussed this topic in a very briefly, but in a very nice manner. Not only just it will help not only for the students of ancient history archaeology, but I think all other students also who are listening this lecture. For that I am really thankful for you, sir. As you must have noticed, sir, not only sir has mentioned about what is archaeology and why do we study archaeology. Along with that, he discussed several aspects which are like even Das sir has also said about literary and archaeological aspects or sources. As Sinha sir has said, these both are complementary to each other. As a student of archaeology, they must have, people must have heard also, studied also, that the first step in archaeology is we start through the literary or the literary sources. Even sometimes we also get accidental findings through which our research starts. So, as sir has said, there is no contradiction or two different sides. These both are actually one always gives certification to the other. Like sir has already given lots of examples, I am not going to repeat. But outside India also, we get lots of examples like in which we find any sites or civilizations because of the literary sources. Like you must have heard of Homer's and Iliad's Odyssey. So the Troy city. And again, today's lecture, what I found most important, not only for students of archaeology but others also, it's about theory and method. Sir was discussing very briefly but in a quite nice manner that
he just described how theory and method both are complementary to each other. Like recently, I was going through one book during my research time, written by Matthew Johnson, Archaeological Theory. The first page of this book says that one of his students asked him that, "Sir, theory is very boring. Why we study theory? Why don't we come go to field and excavate? Let's just have some fun." Then Matthew Johnson has replied, "Theory tells us why we excavate, and method tells us how will we excavate." So similarly, in all research, as Sir has said, in several aspects, but yeah, the architecture or the landscape or the artifacts we find from there, they must tell us several aspects of the people who were living there. One another important fact, as Sir has said, the history of human civilization. As we know that about our today's context, if we have to understand the human history, we can't just depend on written records, because if we consider the formation of Earth, since the formation of till today, and if we divide this whole period in a 24-hour, then human have just appeared a few seconds ago. So we are the latest species who have arrived on Earth, and other than that, we as a Homo sapiens are more late. So most of the human history, when there was no art of writing. So in that context, archaeology is the only method or only tool who talks about how human civilization, how human culture formed, how from the hunter-gatherer we became, how from the hunter-gatherer or food collector we became the food producer. So these were the very important facts Sir has already discussed. So, and again, it's my gratitude and thanks to you, Sir, for this wonderful lecture. And I'm definitely sure your lecture helps lots to our students. Moving forward, I have thanks my head of department, Dr. P.K. Das, sir, for organizing this wonderful lecture. I thanks and to all the professors sitting in today's lecture, Gurudev Bhattacharya sir, Dr. Narendra Tiwari sir, Sailendra sir, Lalan Kumar Jha sir, Bhishma Kumar ji, and all the students, research scholars, and the non-teaching staffs who have helped to complete this program. So once again, I thank you all. Thank you.